हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं भूपेंद्र गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं सामान्य ज्ञान ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं संस्कृत व्याकरण, जो कि आगामी सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं रीट, सीटेट आदि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो जिन्होंने सबसे पहले अभी तक जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो देखें, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि एक एक वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा। इसलिए पिछले सभी वीडियो आप देखें, उसके बाद में आपको अच्छे से समझ में आएगी क्लास। और रीट की बात करें अपन विशेष रूप से, तो सर्वाधिक अंकदात्री भाषा है संस्कृत। यहाँ से आप आराम से थोड़ी मेहनत के द्वारा 25 से 30 अंक ले सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं आप। तो इस पूरे मनोयोग से आपको क्लास देखनी चाहिए। मेरे द्वारा संपूर्ण रीट का सिलेबस आपको करवाया जाएगा। अभी 5-7 दिनों बाद में जल्दी ही आपके लिए लाइव क्लास की व्यवस्था भी की जा रही है। तब तक PDF में आप पढ़ें, उसके बाद में संपूर्ण सिलेबस आपको लाइव क्लास के माध्यम से बोर्ड पर मेरे द्वारा करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहले अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे समय समय पर। तो धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा संधि प्रकरण। और संधि प्रकरण में आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे संधि की विभिन्न परिभाषाएं, संधि के भेद कितने होते हैं, व्याकरण की प्रक्रिया परंपरा के अंतर्गत संस्कृत के संधि के कितने भेद होते हैं, जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के कितने भेद होते हैं, कहाँ पर संधि कार्य अनिवार्य रूप से होता है, कहाँ पर संधि कार्य वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। तो वो सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपका टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो पहला प्रश्न आपके लिए कमेंट में आपको आंसर देने हैं। संधि इत्यस्य सम्यक परिभाषा अस्ति। तो आपको बताना है संधि की सम्यक अर्थात संपूर्ण परिभाषा है। ऑप्शन आपके सामने है। परः सन्निकर्ष है संहिता, वर्णानाम मेलनम संधि, लोपागम देश वर्ण विकारः वा संधि, उपर्युक्त सर्वम। और इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको। इसका आंसर होगा द उपर्युक्त सर्वम, अर्थात ये सभी संधि की एक सम्यक परिभाषा है। तो इनकी डेफिनेशन को अपन थोड़ा विस्तार से देखते हैं। पहली जो डेफिनेशन है वो है परः सन्निकर्ष है संहिता, अर्थात संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है। परः सन्निकर्ष है संहिता, और ये सूत्र कहता है दो वर्णों में अत्यधिक या अतिशय सन्निधि जो है वो संधि कहलाती है। अर्थात दो वर्णों की आपस में समीपता जो है, अत्यंत समीपता जो है वो संधि कहलाती है, और संधि को संहिता कहा जाता है। ये पहली डेफिनेशन कहती है अपनी, परः सन्निकर्ष है संहिता। अगली जो डेफिनेशन है वो है वर्णानाम मेलनम संधि, अर्थात दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। तीसरी जो डेफिनेशन है वो है लोप, आगम, आदेश, वर्ण विकार, ये संधि कहलाते हैं। अर्थात संधि कार्य जब अपन करते हैं तो किसी संधि के अंतर्गत वर्ण का लोप करना पड़ता है, किसी अन्य संधि में किसी वर्ण की जगह अपन आगम करते हैं, किसी नए वर्ण का आगम हो जाता है, कहीं पर एक वर्ण की जगह अपन दूसरा वर्ण आदेश करते हैं, और कहीं कहीं पर अपन देखते हैं संधि कार्य जब किया जाता है तो मूल रूप से परिवर्तन हो जाता है, उसको वर्ण विकार कहा जाता है, उसकी उच्चारण में एक विकार उत्पन्न होता है, उसी को संधि कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। संधि की ये 3 डेफिनेशनें, परः सन्निकर्ष है संहिता, अर्थात दो वर्णों की अतिशय समीपता संधि कहलाती है, दो वर्णों का मेल जो है उसको संधि कहते हैं,
या जहाँ पर दो वर्णों का मेल करने पर लोप हो जाए या आगम हो या किसी वर्ण का आदेश किया जाता है या फिर वर्ण संधि युक्त पद में उच्चारण में विकार जो उत्पन्न होता है उसको संधि कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बताता हूँ मैं आपको, उपेंद्र है, एक बनता है उपधन इंद्र है। तो उपेंद्र है बनता है यहाँ पे ए और ई गुण संधि हो जाती है। उपधन इंद्र है, ये मूल वर्ण है जिसको संधि करने पर अपने को बोलना पड़ रहा है उपेंद्र है, तो यहाँ पर विकार हो गया है। उपधन इंद्र है बराबर उपेंद्र है बन रहा है, तो यहाँ पर एक विकार हो रहा है दोनों के बीच में, तो इसको अपन संधि कहेंगे। एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। लिभ धनसा, लिभ धनसा, इसकी जगह अपन करते हैं भय को पै हो जाता है और रूप बनता है लिप्सा। यहाँ पर भय को पै आदेश हो गया है। आगम की बात करें अपन तो आगम का भी एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। एक रूप बनता है लक्ष्मी धन छाया, तो तुगागम संधि इसको कहते हैं। और रूप बनता है आगम होकर छः का आगम हो जाता है और रूप बन जा है छः का आगम यहाँ पर होता है और रूप बनता है लक्ष्मी छाया। तो ये आगम है, इसको भी संधि कार्य कहेंगे। जैसे कि मैंने बताया, किसी वर्ण का लोप हो जाना या आगम हो जाना या किसी वर्ण की जगह दूसरा वर्ण आदेश हो जाना या वर्ण विकार, ये सभी संधि कहलाते हैं, जिसकी अलग अलग संधि अपन पढ़ेंगे सभी। आज के इस वीडियो में केवल संधि की सामान्य परिभाषाएं, भेद, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न है, संधि कार्यम कुत्र अनिवार्य रूपेण न भवति, अर्थात संधि कार्य कहाँ पर अनिवार्य रूप से नहीं होता है। तो आपको ये बताना है, पदे, एक पद में धातु उपसर्गयो, धातु और उपसर्ग के मध्य, समास में या वाक्य में कहाँ पर संधि कार्य अनिवार्य रूप से नहीं किया जाता है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों द वाक्य, क्योंकि वाक्य में वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो संधि युक्त पद बोलना चाहे या संधि विच्छेद करके बोलना चाहे, वहाँ पर बोलने वाले पर डिपेंड करता है। तो वाक्य में अनिवार्य रूप से संधि कार्य किया जाना स्वीकार नहीं किया गया है, जबकि एक पद में धातु, उपसर्ग और समास, इनमें अनिवार्य रूप से संधि कार्य किया जाना चाहिए। इसके लिए संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र है, संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवेकसाम अपेक्षते, ये सूत्र है। तो इस सूत्र को देखते हैं अपन। ये सूत्र कहता है संहितेक पदे नित्या, अर्थात एक पद में संधि कार्य नित्य अर्थात अनिवार्य, नित्य रूप से अर्थात अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। जब एक पद का निर्माण किया जाता है तो संधि कार्य अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। जैसे कि एक रूप है जे अह, ये विच्छेद है, जे प्लस अह, तो यहाँ पर ए को अय आदेश हो जाता है और रूप बनता है जय है। तो यहाँ पर नित्य रूप से अनिवार्य कार्य हुआ, क्योंकि जय है जो पद है उसको बनाने के लिए जे और अह, यहाँ पर ए और ए के मध्य में संधि कार्य अपने को अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए, तभी जय है जो पद है वो बनेगा। अन्यथा जय है पद का निर्माण नहीं होगा यदि संधि कार्य नहीं करेंगे अपन इसके बीच में। तो एक पद में संधि कार्य अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। अगला है नित्या धातु उपसर्गयोः, अर्थात धातु और उपसर्ग के मध्य संधि कार्य अनिवार्य रूप से किया जाता है। जैसे कि
धातु है ये अधि उपसर्ग है, और इते इते है, इते जो रूप बनता है वो इंग धातु से इते रूप बनता है। तो ई और ई इन दोनों के मध्य संधि कार्य होकर ये जो रूप बनता है वो बनता है अधीते, अधीते रूप बनता है, दीर्घ संधि हो जाती है अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से अधीते रूप बनेगा। तो यहाँ पर धातु और उपसर्ग को मिलाने के लिए अपने को संधि कार्य अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। संधि कार्य नहीं करेंगे तो अधीते रूप संभव नहीं होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, एक पद में संधि कार्य नित्य होता है, धातु और उपसर्ग करने पर भी संधि कार्य नित्य रूप से होता है। आगे बात करें समास की, तो समास में यहाँ पे दिया गया है नित्या समासे, अर्थात समास में भी संधि कार्य नित्य रूप से होता है। जैसे एक बताता हूँ, नील प्लस उत्पल समास कार्य होगा, नील प्लस उत्पल ए उ बराबर ओ हो जाएगा और रूप बनता है नीलोत्पल, नीलोत्पल रूप बनता है। नीलम च तत् उत्पलम ये समास होता है, इसका समास विग्रह जो होता है नीलम च तत् उत्पलम। तो इसको समस्त पद बनाने के लिए, समस्त पद होता है, समास विग्रह को एक करने पर समस्त पद कहलाता है। और समस्त पद बनाने के लिए यदि संधि कार्य करना पड़े तो संधि कार्य अनिवार्य रूप से वहाँ पे किया जाएगा। अपन इसको नील समस्त पद के अंतर्गत अपन इसको नील धन उत्पल इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। समास में समस्त पद बनाने के लिए इसको संधि कार्य करके नीलोत्पल इस तरह से बोलना ही पड़ेगा। तो आपको ध्यान में रखना है। सहित एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे, अर्थात एक पद में संधि कार्य नित्य होता है, अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। एक धातु और उपसर्ग के मध्य संधि कार्य नित्य होता है, अर्थात अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। समास कार्य में समस्त पद निर्माण के लिए संधि कार्य किया ही जाना चाहिए। जबकि आगे है श्लोक में वाक्य तुषा विवेक साम अपेक्षते, अर्थात वाक्य में विवेक साम अर्थात इच्छा पर अपेक्षित, इच्छा पर निर्भर करता है। अर्थात वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो वक्ता की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो संधि कार्य करे या ना करे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वाक्य में वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे मैं बता देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल इसके लिए। जैसे एक शब्द है अत्र आगच्छय या आगच्छति, अत्र आगच्छति ये है। अब इसको अपन बोलना चाहें तो अत्र आगच्छति इस तरह से बोल सकते हैं, या अपन चाहें अत्र आगच्छति इस तरह से बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ये बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर है, किसी भी प्रकार से अशुद्ध नहीं है। ये अत्र आगच्छति बोलते हैं तो भी शुद्ध है, अत्र आगच्छति ये बोलते हैं तब भी शुद्ध है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। जैसे सा ई है आगच्छति, ये भी एक एग्जाम्पल है। सा ई है आगच्छति, यहाँ पर बात करें अपन तो दो संधि कार्य हो रहे हैं, एक आ और ई के मध्य, और एक कार्य जो हो रहा है वो हो रहा है, एक जो संधि कार्य होगा आगे वो होगा यहाँ पर ए और आ इन दोनों के मध्य। तो वह डिटेल से बता देता हूँ। सा ई आगच्छति, आगे देख लेते हैं। तो आ और ई इन दोनों के मध्य संधि कार्य होगा तो ए हो जाएगा, तो से हो जाएगा। ये ए का आ का ए हो जाएगा तो से हो जाएगा। और यहाँ पर होगा ए और आ के मध्य, यहाँ पे आ हो जाएगा ये। तो जो रूप बनेगा ये बनेगा से हा गच्छति। तो आप चाहे तो इसको इस तरह से संधि करके बोल सकते हैं से हा गच्छति, या संधि विच्छेद करके बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं इसको सा ई है आगच्छति।
इस तरह से। तो आपको ध्यान में रखना है, वाक्य में संधि कार्य वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, अनिवार्य नहीं है, जबकि अन्य एक पद में, धातु उपसर्ग में और समास में संधि कार्य अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। देखते हैं आगे। आगे है व्याकरणस्य प्रक्रिया परंपरा अनुसार संधि कतिधा। तो आपको बताना है व्याकरण की जो प्रक्रिया परंपरा है उसके अंतर्गत कितने प्रकार की संधि मानी गई है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा 5। जी हाँ दोस्तों, व्याकरण की जो प्रक्रिया परंपरा है उसमें संधि 5 प्रकार की मानी गई है। अनेक प्रसंगों में कहा जाता है पंच संधि प्रकरणम। तो इन्हीं पंच संधि प्रकरणम, इसको ध्यान में रखते हुए व्याकरण की जो प्रक्रिया है उसमें 5 प्रकार की संधि मानी गई है। और इन्हीं जो पंच संधि प्रकरण है, अनेक जगहों पर लिखा हुआ है पंच संधि प्रकरण, इसी को ध्यान में रखते हुए एक विद्वान हुए संस्कृत के भट्टोजी दीक्षित महोदय। भट्टोजी दीक्षित इन्होंने एक ग्रंथ लिखा सिद्धांत कौमुदी। इनका ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी। और सिद्धांत कौमुदी में इन्होंने संधि के जो भेद माने हैं वो माने हैं 5। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके व्याकरण की प्रक्रिया परंपरा के अनुसार, या भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, या फिर सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के कितने भेद होते हैं। तो आपको बताने हैं संधि के 5 भेद होते हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान में रखना है। और 5 जो भेद होते हैं वो आपको बता देता हूँ। एक अच संधि जिसको स्वर संधि कहते हैं। प्रकृति भाव, यहाँ पर संधि कार्य होता है लेकिन यथावत ही रख दिया जाता है। जब प्रकृति भाव संधि होती है तो रूप को यथावत रख दिया जाता है। प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत इसको विस्तार से पढ़ेंगे। हल संधि, हल संधि को व्यंजन संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि होती है और स्वादि संधि। इस तरह से 5 संधि भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में मानी है। तो आपको ध्यान में रखना है संधि में 5 संस्कृत में 5 प्रकार की संधि मानी जाती है। अच संधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि। आगे देखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसार कति संधि, अर्थात बताना है लघु सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है वरदराज का, इसके अनुसार संधि के कितने भेद माने गए हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 3। जी हाँ दोस्तों, लघु सिद्धांत कौमुदी जो कि एक ग्रंथ है व्याकरण शास्त्र का, और वरदराज आचार्य के द्वारा इसको लिखा गया था लघु सिद्धांत ग्रंथ को। वर्तमान में सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो भी सिलेबस होता है संस्कृत का वो लघु सिद्धांत कौमुदी पर आधारित होता है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो है इसके अनुसार संधि की बात करें तो संधि के 3 भेद इन्होंने माने हैं। और वो 3 भेद कौन से माने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 भेद इन्होंने जो माने हैं वो माने हैं, एक अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। इस तरह से ये 3 भेद माने हैं। अब इनकी बात करें तो वरदराज आचार्य जो हैं इन्होंने प्रकृति भाव जो संधि है अपनी, ये यहाँ पे प्रकृति भाव संधि, इसको अच संधि में शामिल कर दिया, जबकि स्वादि जो संधि है इसको विसर्ग संधि में शामिल करके 3 भेद माने हैं। तो पूछा जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के कितने भेद होते हैं, तो वहाँ पे 3 भेद होते हैं। और 3 भेद कौन से होते हैं, अच होता है, अच संधि होती है, हल संधि होती है और विसर्ग संधि। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के अनुसार प्रकृति भाव किसका भाग है, तो प्रकृति भाव संधि जो है अच संधि का भाग है, जबकि स्वादि संधि जो है वो विसर्ग संधि का भेद है। तो ध्यान में रखना है। यहाँ पे 2 आचार्य हैं, एक बता देता हूँ भट्टोजी दीक्षित और एक हैं वरदराज।
भट्टोजी दीक्षित ने जो ग्रंथ लिखा वो लिखा था सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। जबकि वरदराज आचार्य ने लिखा लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ इन्होंने लिखा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये 5 भेद बताए गए हैं, जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 3 भेद, अच, हल और विसर्ग, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था अपना संधि के बारे में सामान्य परिचय। संधि की परिभाषा मैंने आपको बताई, संधि के भेद सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी दोनों के अनुसार आपको बताए हैं। अब कल से अपन शुरू करेंगे एक एक संधि को लेकर। सबसे पहले अच संधि को शुरू करेंगे। अच संधि में अंतर्गत जो है, अच संधि के अंतर्गत जो उसके भेद हैं उनको पढ़ेंगे अपन डिटेल से। तो कोशिश करूंगा आपका प्रत्येक टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो और कहीं से भी आपके मार्क्स कटने की संभावना ना रहे, उसके लिए प्रयास जारी रहेगा मेरा। आप भी पूरे मनोयोग से क्लास को देखें, उसके बाद में अभ्यास करें। तो ये था अपना आज का संधि प्रकरण। आपको कैसा लगा वो वीडियो में कमेंट करें। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मेरे द्वारा आपका निस्तारण किया जाएगा, अभी कमेंट के माध्यम से या फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो को PDF में प्राप्त करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पर सामान्य ज्ञान ग्रुप के नाम से चैनल या ग्रुप बने हुए हैं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं सामान्य ज्ञान ग्रुप की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ, जहाँ से आपको सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण नोट्स, PDF आदि प्राप्त हो सकती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट है दोस्तों आपके लिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।